बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर विद यासिर रशीद। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अमवात की तादाद 770 तक जा पहुंची है। पहले जो केसेस इक्का दुक्का रिपोर्ट होते थे वो अब सैकड़ों में नहीं बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों में रिपोर्ट हो रहे हैं। लॉकडाउन में नरमी हो चुकी है और आज चौथा रोज़ था, लेकिन इसके असरात कुछ दिन बाद देखने को मिलेंगे। अभी ये लॉकडाउन में नरमी के असरात नहीं है कि हज़ारों की तादाद में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। नाज़रीन, SOPs पर अमल दरामद करवाने का कहा गया था, लेकिन SOPs पर कहीं भी अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। ताजिर रहनुमा ये कहते थे कि बतदरीज इसमें बेहतरी आएगी, कुछ दिन गुजरेंगे, SOPs पर अमल दरामद पहले से कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन आज लॉकडाउन में नरमी का चौथा रोज़ था और कारोबारी सरगर्मी का हफ्ते का आज आखिरी रोज़ था। सूरत हाल फिर वहीं की वही थी। कुछ बातें ये भी सामने आई कि अगर दुकानें सील होंगी और जुर्माने होते रहेंगे तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन कल बहुत सी दुकानें सील हुई, मार्केटें बंद की गईं, लेकिन आज फिर रद्द अमल वैसे का वैसे ही था। हम कब समझेंगे, हम इस वबा को कब अहमियत देते हुए SOPs पर सख्ती से अमल करेंगे और हम ये समझेंगे कि हमारी आने वाली नस्लें मुश्किलात का शिकार हो सकती हैं हमारे इस अमल के हवाले से। इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर वस्ती पंजाब कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है और सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, हम ये कहते हैं कि हमारे उलमा को समझाया जाना चाहिए, हम ये कहते हैं कि मीडिया कैंपेन के ज़रिए समझाया जाना चाहिए, लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि वो उलमा जो आज से 2-2.5 माह पहले कुछ मौक़िफ़ रखते थे, अब उनका मौक़िफ़ भी तब्दील हो चुका है। मीडिया ने इतनी अवेयरनेस दी कि लोग कुछ समझ सकें, लोगों ने समझा भी, लेकिन लॉकडाउन में नरमी होने के बाद सूरत हाल आपके सामने है कि और साथ ही साथ सूरत हाल ये भी है कि लॉकडाउन को मज़ीद बढ़ाया नहीं जा सकता। बहुत से लोगों की राय ये है कि शायद ये वबा का दौर 2 साल तक चले, वैक्सीन आएगी तो फिर सूरत हाल कुछ बेहतर होगी। 2 साल तक कारोबार भी बंद नहीं रख सकते। उन ममालिक में जिन्होंने लॉकडाउन किया था, लॉकडाउन में नरमी बरतने पर वहां भी केसेस दोबारा रिपोर्ट होना शुरू हो गए। हम जाएं तो जाएं कहां? पहली गुजारिश तो यह है कि वैक्सीन के ऊपर काम बड़ी तेजी से जारी है और अमकान ये है कि अगले 2-4 महीने में कुछ लोगों का ख्याल है नॉर्मल प्रोसीजर में 2 साल या 1.5 साल लगता है, 18 महीने लगते हैं वैक्सीन बनाने में। यहाँ पे क्योंकि सारी दुनिया इमरजेंसी में लगी हुई है और कोशिशें की जा रही हैं और इस वक्त जितना साइंस अपने अरूज पे पहुंची हुई है, कम्युनिकेशन मीन्स जितने बेहतर हैं और दुनिया का कोऑपरेशन लिया जा सकता है, अमकान ये जाहिर हो रहा है कि शायद अगले 2-4 महीने के अंदर जो ह्यूमन कंजम्पशन वाली वैक्सीन है वो तैयार हो जाए। अल्लाह करे ये हो जाए, लेकिन सवाल यह है कि इसका इलाज तो अभी तक नहीं है। जहां तक ताल्लुक लोगों का है, लोगों के इस रिस्पांस का ही हमें खदशा था। हमारा तजर्बा यह था कि पाकिस्तान में लोग हुकूमत की बात नहीं माना करते, ना उलमा मानते हैं, ना बाकी ताकतवर तबके मानते हैं, ना लोग मानते हैं। और जब तक लोगों को मजबूर न किया जाए वो आम हालात में भी चीजें मानने को तैयार नहीं है। इवन आप गौर करें ना, जब शादी हालों पे या रेस्टोरेंट्स पे या इन पे जब पाबंदी लगी कि अपने टाइम पे को सामने रखना है, तो उसको भी मानने को तैयार नहीं थे। कारोबारी बिरादरी हमारी, मुझे बहुत इनका बड़ा एहसास है, बड़ा एहतराम है। लेकिन आपको याद होगा हमारे दौर में हमने कोशिश की कि उस वक्त एक्यूट शॉर्टेज थी, लोड शेडिंग से हो रही थी बड़ी बिजली की, तो हमने गुजारिश की कि जनाब शाम को जरा दुकानें जल्दी बंद कर लिया करें। तो कहा गया कि जनाब आप तो कारोबार दुश्मन है। हमने कहा कि हजूरे वाला, लोग फारग होकर खरीदारी नहीं करते, लोग अपनी जरूरत के तहत खरीदारी करते हैं और अपनी आदतें बदल लेंगे, लेकिन वो भी सुनने को तैयार नहीं हुए। अब भी यही सूरत हाल है। अगर आप लोगों को कानूनी जराए से नहीं रोकेंगे तो ये लोग नहीं रुकेंगे मेजॉरिटी में। और अब तो समझदार लोग भी जो हैं वो भी रिलैक्स हो गए हैं, अच्छे भले। और दूसरी गुजारिश यह है कि पहले दिन से हम ये कह रहे थे कि कौमी इत्तेफाक राय करें, कौमी इत्तेफाक राय करें, उस पर तरह तरह की गुफ्तगू की गई, हमें अर्जा सराई की गई, बड़े जुगते लगाई गई हमारी। लेकिन हमारा तजुर्बा यह था कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में भी एक वक्त आया जब कौम बड़ी जज्बाती थी और उन जो तालिबान के खिलाफ, जो मुकामी तालिबान थे या अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करने को हमारी अफवाज की शहादतों के बावजूद, पाकिस्तान के लोगों की बड़ी तादाद में शहादतों के बावजूद लोग कह रहे थे कि वो हक पे हैं। लिहाजा उस पे इसी तरह सानिया कारसाज के बाद जो ऑपरेशन हमने किया था सवात में, उसके बाद उस वक्त भी जो ऑपरेशन हुआ
वजीरिस्तान में उस वक्त भी हमने मुख्तलिफ औकात में कौमी यकजहती का इजहार किया। उस वक्त की हुकूमत ने तमाम जमातों को इकट्ठा करके APC की। मुझे याद है कि पहली भी APCs हुई, सवात ऑपरेशन में भी, वजीरिस्तान ऑपरेशन में मियां नवाज शरीफ साहब ने की, फ्लड्स में हमने की। जिस दिन APS का सानहा हुआ पेशावर में, वजीर आजम पेशावर पहुंचे, उसी वक्त फौरन सारी मसरूफियात खत्म करके, और उन्होंने रास्ते में सारी कौमी क़यादत को इनवाइट किया, और उसी दिन शाम को या चंद घंटों के अंदर अंदर वो APC हुई। उसमें इत्तेफाक राय से एक फैसला हुआ, सारी कौम उसके साथ खड़ी हुई। इस मामले में भी हमें खदशा था कि लोग डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन वफाकी हुकूमत हमारी बात नहीं मानी उन्होंने, और वो हमारे साथ आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ते रहे। अगर उस वक्त भी ये एक इत्तेफाक राय का रवैया आता, एक इत्तेफाक राय से आवाज आती, वजीर आजम के दाएं बाएं अपोजिशन के लोग खड़े होते, तमाम जमातें बैठी होती और वहां से आवाज आती, तो फिर इस कौमी यकजहती को आप कायम रख सकते थे, उसको आप लोगों के अंदर डेमोन्स्ट्रेट होता देख सकते थे। अब भी शायद उतना इफेक्टिव ना हो, लेकिन अब भी एक वही वाहिद रास्ता है। ताकत के जरिए आप रोकेंगे तो कई दफा रियासत को ताकत इस्तेमाल करते हुए बहुत मोहतात होना पड़ता है, लेकिन यह बात भी है कि ताकत बहरहाल इस्तेमाल करने के लिए होती है। और अगर राय की ख्वाहिश तो अब भी दोनों जानिब से है, हुकूमत भी ये कहती है कि सबको एक जानिब से नहीं है, दूसरी जानिब से नहीं है। कायरा साहब बेशक ना हो, लेकिन ऐलानात उनके यही हैं, पैगामात उनके यही हैं कि हम चाहते हैं। गुजारिश सुनिए, देखना यह है कि क्या वजीर आजम साहब ने आज भी सिंध गवर्नमेंट को कोई अच्छी बात कही है? उन्होंने लॉकडाउन की पहले दिन से मुखालफत की। उन्होंने कहा कि मैं इन कौमी क़यादत के साथ अगर बैठ जाऊं तो जो मैं फंड इकट्ठे कर रहा हूं, हालांकि वो फंड कुछ नहीं आया, जो उसके बड़े दावे थे, वो मेरा फंड जो है, मेरी कलेक्शन बड़ी कम हो जाएगी। यानी इस तरह की आप तज़हीक कर रहे हो कौमी क़यादत के साथ, और आप ये कह, वजीर आजम कह रहे हैं ना, कोई आम उनका वजीर कहे, कोई उनका MNA कहे, MPA कहे तो और बात है। सो उनकी ये सोच नहीं है, और उनकी मजबूरी यह है कि वो तर्ज सियासत जो उनका है वो फाशिज्म है, उसमें तसादम होता है, उसमें लड़ाई होती है, उसमें फाहम तफहीम नहीं होती, उसमें मुफाहमत के रास्ते नहीं निकाले जाते, उसमें मार दो, दबा दो, कत्ल कर दो, गला दबा दो, आवाज दबा दो, ये उनका हथियार होता है। तो मुझे गवर्नमेंट से कहने की हद तक भी इनसे तो ये नहीं बन रहा। अब तो इनके लोग कहते हैं कि जी ठीक है, वो ACOC में उनके मेंबर बैठते हैं, आके चीफ मिनिस्टर वो अपनी बात बता देते हैं, बाकी ये हुकूमत का काम है और हम ठीक कर रहे हैं। यानी वो इस बात की जरूरत ही महसूस नहीं करते। और अपोजिशन की हद तक देखें, हमने तो APC भी की, बिलावल साहब ने APC की, सारी जमातें शामिल हुई। उसके बाद हमने पंजाब के अंदर APC की, सारी जमातें शामिल हुई। आज भी अगर हुकूमत समझती है कि हुकूमत को कोई नाक नीची हो जाती है, लेकिन वो इत्तेफाक राय अगर करना चाहें तो भाई मेरे पीपल्स पार्टी उसको होस्ट करने को तैयार होगी, मुस्लिम लीग होस्ट करने को तैयार होगी, लेकिन काम बुनियादी तौर पे ये हुकूमत वक्त का होता है, वजीर आजम का होता है, वो लीड ले। लेकिन हमारे वजीर आजम साहब तो सोलो फ्लाइट वाले हैं, वो तो क्रिकेट सूरत हाल इत्तेफाक राय वाली दिखाई भी नहीं दे सकती। कायरा साहब, राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद है, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। कायरा साहब बिल्कुल छोटी सी गुजारिश कर दूं, वजीर आजम हमारे की सोच का आलम यह है कि जब वो वर्ल्ड कप जीते थे तो उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने स्पीच में भी कहा था कि मैंने ये कप जीत दिया है, मैंने अपना ख्वाब पूरा कर दिया। उन्होंने टीम का जिक्र उस वक्त भी नहीं किया था, वो अकेले लड़ चलने वाले हैं। जी फरमाइए। तो कायरा साहब, कोरोना तो इंशाल्लाह इससे हमारी जान छूट जाएगी, पूरी कौम की दुआएं भी हैं, अल्लाह की साथ रहमत खास करेगी। आखिरी अशरा है और मग़फ़िरत का अशरा है, इंशाल्लाह इसमें माफ़ी मिलेगी। कायरा साहब, कोरोना से तो हो गया, आपको क्या आने वाले दिनों में कुछ सियासी कोरोना नज़र आ रहा है? आपको नज़र आ रहा है कि हुकूमती ईवानों के अंदर कुछ दरारें बढ़ गई या अपोजिशन को आइंदा आने वाले दिनों में मुत्तहिद होकर हुकूमत को बजट से पहले कोई टफ टाइम दे या हुकूमत के हवाले से कोई अहम फैसले करे? आप जरा गौर कीजिए, अपोजिशन ने मुख्तलिफ औकात में ये बात कही, आगाज से कही कि हम चाहते हैं जैसे भी ये हुकूमत बनी, हमारे सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम समझते हैं कि ये हुकूमत बनाई गई है, इनको वोट दिलवाए गए हैं, ये बात अपनी जगह, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन हमने कहा हम चाहते हैं ये अपनी मुद्दत पूरी करें, हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की कौम की खिदमत करें। बिलावल साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा उन्होंने पहली स्पीच में, उसके बाद अभी भी लास्ट स्पीचेस जो उनकी आई उसमें भी कहा। लेकिन क्या सूरत हाल है, पहले दिन से लेके आज तक हुकूमत ने मखसूस लोग उनके पीछे लगाए हुए हैं, कुछ सियासी हैं
जो चीखें मारने की जिनको आदत है, वो असेंबलियों के अंदर खड़े होकर कौमी क़यादत की हर्जा सराई करेंगे, उनकी पगड़ियां उछालेंगे। आप जरा गौर करें, वजीर आजम साहब को एक बात आज तक जो है ना, उनके बंदे कहते हैं, सारे मेंबर कहते हैं कि जी वजीर आजम साहब को जो पहली स्पीच में अपोजिशन ने बोलने नहीं दिया, उसके बाद वो बड़े मायूस हैं, वो बड़े नाराज हैं। तो उसके बाद बाकी कौमी क़यादत के साथ उनके मेंबरान ने क्या क्या नहीं किया, वो तो नाराज नहीं है, वो तो आज भी एक इत्तेफाक राय करने को तैयार हैं। सो हम क्या करें? हम तो हर तरह हाजिर हैं। हुकूमत वक्त इस पे आगे बढ़ना चाहे तो बिस्मिल्लाह, लेकिन ये मैंने पहले गुजारिश की, इनकी क्योंकि तर्ज सियासत को ये बात सूट करती नहीं है, इनका खासा ये नहीं है, लिहाजा ये नहीं करेंगे। नहीं कायरा साहब, मेरा ये सवाल है, क्या आप भी आप चाहते हैं हुकूमत वक्त पूरा करें, या हुकूमत के खिलाफ कोई मौजूद ऐसा इत्तेहाद बन रहा है, कोई ऐसी अपोजिशन दोबारा कोई ऐसी चीज़ ला रही है कि हुकूमत को उससे जान छुड़ाई जाए? अगर हुकूमत के लोग बेवक्त की रागनी 18वीं तरमीम की सूरत में करेंगे, अगर अपने ही लोगों के खिलाफ इन्होंने जो है वो मुहिम जोइयां शुरू कर दी, और अब पंजाब के जो स्पीकर साहब हैं उनके खिलाफ वो उनकी जबान जरा सुन ले, जिस तरह वो बोले हैं हटे हैं। इससे पहले भी आपको इल्म है ना कि एक वक्त आया था जब इनके सारे दादी नाराज हो गए, फिर जहांगीर तरीन साहब ने जाके कोशिश की और उनको राजी किया, तो अब फिर उनकी नाराजगी बड़ी सीरियस है। अपोजिशन तो नहीं चाहती, आज भी नहीं चाहेगी, हम कोई अनस्टेबिलिटी की बात नहीं चाहते हो, लेकिन ये हुकूमत अपने कर्मों के बल गिर जाएगी। ये हुकूमत जो इकोनॉमी के हालात है हजूर, वो इकोनॉमी के हालात कोरोना की वजह से नहीं हुए। कोरोना शुरू होने से पहले, कोरोना तो आया मार्च के एंड में जाके उसके असरात आए ज्यादा, यानी जब लॉकडाउन हुआ, उससे पहले हुकूमत के रेवेन्यू देख ले, पाकिस्तान की ग्रोथ देख ले, पाकिस्तान की रेमिटेंसेस देख ले, ये सारे के सारे जो अहदाफ थे वो हुकूमत के गिर चुके थे। 3 दफा ये गवर्नमेंट कोरोना के इशू से पहले अपने टैक्स रेवेन्यू के बजट को रिवाइज कर चुकी है कि हम इतना करेंगे, फिर कम किया, फिर और कम किया। इस तरह इनके तो हालात पहले ही खराब थे, बेरोजगारी बढ़ा चुके थे, महंगाई आफत की तरह फैल रही थी, लिहाजा ये खुद गिरेंगे। अगर अब तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के सारे लोगों को, सभी लोगों को इस बात का इदराक मौजूद है, जो कभी इनके लिए दुआएं मांगा करते थे या इनको ताकत दिया करते थे, वो भी शायद इस बात का इदराक उन्हें हो गया होगा। कायरा साहब, मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि ये कारोबार कितना अरसा चलाया जा सकता है? क्योंकि SOPs पर तो कहीं भी अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जहां पे अवाम का जम्मे गफीर इस तरीके का होता है और उसकी मार्केट की बनावट इस तरीके की है कि आप जितने मर्जी हिफाजती इंतजामात कर लें, लेकिन समाजी दूरी जो बरकरार रखना है उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। बुनियादी तौर पे जी यही बात हमारे मद्देनज़र थी दीगर बातों के साथ, कि हमारे यहाँ एक बदकिस्मती का पहलू यह है कि लोग हुकूमत की बात मान के चलने को तैयार नहीं होते, अच्छाई की बात भी। अब ये जो लॉकडाउन है या स्लो डाउन है या इस बीमारी से, वबा से बचने की बात की जाती है, ना इसमें वफाकी हुकूमत का फ़ायदा है, ना सूबाई हुकूमत का फ़ायदा है, ना DCSP का फ़ायदा है, ना सियासतदानों का फ़ायदा है, ना मीडिया का। इसमें तो सरीहन पाकिस्तान के लोगों का फ़ायदा है, लेकिन फिर भी लोग उस पर पूरी तरह अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। और मुश्किल हालात जिनके हैं वो तो चले मुश्किल वाले हुए, बहुत सारे वो लोग हैं जिनके हालात उतने मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान का बहुत सारा कारोबारी तबका, दुकानदार वो है जिसके पास 2-4 महीने का कुशन होता है। ये नहीं है कि जो कारोबार करता हो, छोटा मोटा भी करे, तो उसके पास अपने अपने लेवल के खर्चे होते, तो हर बंदे के पास 2-4-5 महीने का कुशन होता है, दिहाड़ीदार के पास नहीं होता। ये बात दुरुस्त है, तनख्वाहदार के पास और कम होता है, तो इवन दिहाड़ीदार भी अपने गुजारे के लिए कुछ ना कुछ रकम बचा के रखता है। बट हमें देखना यह है कि फिर इससे मुश्किल ही आएगी यकीनन, लॉकडाउन से या समाजी दूरियों से या स्लो। लेकिन इसके अलावा और रास्ता क्या है? जो सूरत हाल बनी है उस पर वफाकी हुकूमत भी, सिंध की हुकूमत भी, बाकी सारे भी पैनिक हुए पड़े हैं। मीडिया बड़ा परेशान हुआ है और दुरुस्त हुआ है कि भाई अगर ये सूरत हाल रही तो खुदा ना खास्ता मुल्क के अंदर हालात बड़े खराब हो सकते हैं। ये जो तसव्वुर और कैलकुलेशन है कि देखिए जी हमारा फरवरी में 26 फरवरी को पहला केस आया था, अभी तक हमारे यहाँ बड़ा स्लो डाउन है। याद रखिए जनवरी में केस आया था पहला अमेरिका के अंदर, और जनवरी में ही इटली में ये वबा के असरात आए, लेकिन उन्होंने इस पे सीरियसनेस का मुजाहरा नहीं किया और उसके असमरात आप देख रहे हैं।
पाकिस्तान में अगर पहला केस 26 फरवरी को आया था तो हमने मार्च के पहले हफ्ते में लॉकडाउन कर लिया था। उसके नतीजे में बहुत तेजी से स्प्रेड नहीं हुआ। अब स्प्रेड भी हो रहा है, अमवात भी बढ़ रही हैं और हमने समाजी राब्ते भी खोल दिए या ईज आउट कर दिया है। उस पर वफाकी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ वो मौक़िफ़ गलत तो नहीं है। वफाकी हुकूमत भी लोगों की फलाह चाहती है, सूबाई हुकूमतें भी, पीपल्स पार्टी भी, बाकी जमातें भी, लेकिन इन हालात में हालात दिगरगू हो जाएंगे। और ये मुझे तकलीफ दे बात है जो मैं कहने लगा हूं कि जो वसाइल वाले लोग हैं, अल्लाह ना करे मुझे तकलीफ हो जाए तो मेरे घर के अंदर इतनी स्पेस मौजूद है कि मैं अपने बाकी घर वालों को आइसोलेट कर दूं, किसी दूसरे घर में भेज लूं, या इसी घर के एक हिस्से में वो रहे, एक हिस्से में मैं रहूं और मैं मुकम्मल तौर पे क्वारंटीन रहूं। ये मुमकिन है, आइसोलेट रहूं। लेकिन एक गरीब आदमी जिसके पास एक कमरे का या 2 कमरे का घर है, 6, 7, 8 अफराद हैं उसके, तो वो अगर खुदा न खास्ता उस घर का कोई फर्द बीमार हो गया तो बाकियों को बचाने वाला कौन होगा? किस तरह बच पाएंगे वो? ये बड़ी सीरियस सूरत हाल है दोनों तरफ। मैं समझता हूं कि इस वक्त ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों को ज्यादा मीडिया के जरिए, बाकी जराए से भी, उलमा के जरिए भी, और ज्यादा जरूरी ये होता है जी कि जो कौमी मौक़िफ़ होता है, पाकिस्तान के लोग उस कौमी मौक़िफ़ को किसी हद तक सपोर्ट कर लेते हैं। हमें तजर्बा है जब हमने APCs की थी दहशतगर्दी के वाक़यात सवात ऑपरेशन में, हालांकि लोग उस वक्त सवात ऑपरेशन के उस तरह हक में पहले नहीं थे, वजीरिस्तान ऑपरेशन में उसामा बिन लादेन के इशू पे, APS के सानहा पेशावर पे जो बाकी इश्यूज आए, उस पे जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस की गई, उस पे कौमी इत्तेफाक राय कराया गया। उसके नतीजे में लोगों ने कौम की बात मानी, लीडरशिप की बात मानी। अगर वजीर आजम के साथ सारी कौमी क़यादत खड़ी होके ये ऐलान करती तो उसका वजन कुछ और होता। यहाँ मरकजी हुकूमत कुछ कह रही है, सिंध कुछ कह रहा है, अपोजिशन कुछ कह रही है, यानी एक मीडिया पॉलिसी तश्कील दिए जाना वक्त की बहुत जरूरत है। कायरा साहब, इनमें जो 18वीं तरमीम की बात है, पीपल्स पार्टी तो ये मौक़िफ़ रखती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी से अदावत के तौर पे इसको ख़त्म करना चाहती है, लेकिन हुकूमत का एक मौक़िफ़ ये भी है कि हमें 18वीं तरमीम में रद्दोबदल नहीं चाहते, हम NFC अवार्ड में रद्दोबदल चाहते हैं, क्योंकि दिफाई बजट वफाक ने देना होता है, उसके अलावा मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने होते हैं, कर्जा वापस करना होता है, और ये वो तमाम चीज़ें जो सूबे भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सूबों को भी इनमें से कुछ हिस्सा देना चाहिए। तो ये मौक़िफ़ आपकी नज़र में किस हद तक दुरुस्त है? पहली बात तो यह है कि 18वीं तरमीम की बहस अपोजिशन ने तो नहीं छेड़ी, हुकूमत के वज़रा ने छेड़ी है, जानबूझ के छेड़ी है, और उनके मेंबरान हर प्रोग्राम में बैठ के उसकी नई नई तावीलें दे रहे हैं। कभी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो गई तो सूबों को ऑटोनॉमी नहीं, सूबों ने नीचे डिवॉल्व नहीं किया डेवोल्यूशन को, कभी कुछ कभी कहा हेल्थ का, कभी सेहत का, कभी कुछ का। तो ये तावीलें तो वो देते रहे। पाकिस्तान के अंदर एक सोच मौजूद है सेंट्रिस्ट निज़ाम की, मजबूत मरकज की, जो इमरान खान साहब की भी सोच है और उनके लाने वालों की भी सोच है। लेकिन चले वो अगर वो कहते हैं, और हम भी ये कहते हैं कि आइन एक लिविंग डॉक्यूमेंट, अब 18वीं तरमीम कुछ नहीं है, वो एक आइन है, आइन का हिस्सा है, लिहाजा आइन में तरमीम हो सकती है। अगर आप कोई तरमीम करना चाहते हैं और सीजनली सीरियसली करना चाहते हैं तो याद रखिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उसके ऊपर पाकिस्तान की साख्त को, पाकिस्तान की सालमियत का दारोमदार है। उसको इतना नॉन सीरियसली इस तरह डिबेट मत किया जाए। हमने बड़ी मुश्किल से पहले 1973 के आइन के सूरत में और फिर 18वीं तरमीम में आके जब आइन के हालात खराब किए गए, और उसमें अदलिया का भी रोल था, उसमें फौज का भी रोल था, बाकियों का भी रोल था, उसको फिर हमने आके दोबारा ठीक किया 18वीं तरमीम में। और अब ये हम कह रहे हैं कि अगर आपने कोई सीरियस बात करनी है तो पार्लियामान उसका फ्लोर है, जमातों के साथ बैठ के बात करें। हाँ, रही बात NFC की, तो ये कहना कि जी सूबों को जो है वो कर्जों की अदायगी में भी हिस्सा देना चाहिए, दिफाई बजट में भी हिस्सा देना चाहिए, वो जो पहले दे रहे हैं वो कहां से आ रहा है पैसा? क्या उसमें सूबों का हिस्सा नहीं है? सूबों का हिस्सा है। ये बात बड़ी नामुनासिब है कि सूबे इसमें हिस्सा नहीं दे रहे। और चले एक सूबा बात कर रहा है, बाकी सूबों से ले ले फिर आपने लेना है तो। सवाल ये नहीं है भाई, सवाल ये है कि शौकत तरीन साहब उस वक्त हमारे वजीर खजाना थे जब NFC अवार्ड हुआ, और उन्होंने बाकायदा इस पे बात की है कि पाकिस्तान का मसला वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम नहीं है। यकीनन सूबों को ज्यादा वसाइल जाते हैं, लेकिन हमने बेसिकली रेवेन्यू इंक्रीज करना था। जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो 1100 अरब का रेवेन्यू था,
जब 2013 में हमारी गवर्नमेंट गई है तो 2120 अरब का रेवेन्यू डबल किया था हमने। मुस्लिम लीग ने 3800 कुछ अरब किया था, तकरीबन डबल कर दिया था। अगर उसी प्रोग्रेसिव पॉलिसी को जारी रखा जाता और आज पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू 5,500-6 हजार होता, और जो पीटीआई तो क्लेम करती रही, इनके तो दावे थे, इनका तो मैनिफेस्टो था कि भाई हम आएंगे, लोग लाइनों में लग के टैक्स देंगे। इनको तो लोग टैक्स नहीं देते, ये तो बस बड़े खराब लोग हैं, लिहाजा अगर हम आएंगे तो हम तो 8,000 अरब तक टैक्स ले जाएंगे। सो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना जरूरी है। आप वो काम नहीं कर रहे, उल्टा आप ये करना चाहते हैं कि जो सूबों को आपने कुछ वसाइल दिए, आप याद कीजिए इस एनएफसी से पहले और 18वीं तरमीम से पहले बलूचिस्तान के हालात क्या थे, गिलगित बल्तिस्तान के हालात क्या थे। सूबाई खुद मुख्तारी को हमारे मुखालिफिन अंदरूनी और बैरूनी तौर पे हमारे खिलाफ हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते थे, हमने उनके हथियार छीन लिए हैं। इस बहस से वो दोबारा छिड़ जाएंगे। तो हुकूमत अपना किबला दुरुस्त करे, अपने रेवेन्यू को बेहतर करे, अपनी रिसीट्स को बेहतर करे, अपने दावों पे अमल करे, वो काम है। ये बात आज शौकत तरीन साहब ने भी कही है, सिर्फ हम नहीं कह रहे। सही, यानी अगर कोई चेंजेस लाना ही चाहते हैं और वो कौमी मफाद में है तो असेंबली के फ्लोर पे उस पर बहस हो जानी चाहिए। जी बिल्कुल, खैरा साहब एक आखिरी सवाल आपसे। शहरियार अफरीदी साहब की बतौर कश्मीर उमूर कमेटी चेयरमैन तैनाती हुई, जिस पर 3 अपोजिशन जमातों ने वॉकआउट भी कर दिया था। क्या वजह है कि उनकी डेडिकेशन पर शक है या वजह कुछ और? देखिए, वजह कुछ और नहीं है। शहरियार अफरीदी साहब भले आदमी हैं, वो हुकूमत को इस्तेहकाक है, वो वजीर हैं उनके और बड़े मुतहरक वजीर हैं, लेकिन सवाल ये है कि इट्स टू सीरियस ए जॉब। आज तक ये कमेटी पार्लियामान के अंदर सीनियर मोस्ट बंदों को दी गई। नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब इसके चेयरमैन रहे, मौलाना फजलुर रहमान साहब इसके चेयरमैन रहे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद इसकी चेयरमैन रही, और अब खुद इस हुकूमत ने आके एक बड़े सीजन्ड पार्लियामेंटेरियन यानी फखर इमाम साहब को इसका चेयरमैन बनाया। ऐसे लोग जिनका बैकग्राउंड, जिनकी आवाज में वजन हो। शहरियार अफरीदी भी नौजवान हैं, बाज़ औक़ात जवानी के जोश में बहुत सारी बातें वो कह जाते हैं जो आप असेंबलियों में भी सुनते हैं, मीडिया में भी सुनते हैं। राना सनाउल्लाह साहब के केस की सूरत में भी हमने सुने उनके दावे और उनकी तकरीरें, लेकिन वो सारे पिट गए। ऐसी शख्सियत को जो जज्बाती रंग वाली हो, उसको इस फोरम का, जिसपे सारे राब्ते आपने जाके गैर मुमालिक से करने हैं, इंटरनेशनल फोरम से करने हैं, पाकिस्तान की कौमी क़यादत को इकट्ठा करना है, तो इस पे किसी संजीदा सीनियर बंदे को रखना, ये हमारा तहफ़्फ़ुज़ है। वरना शहरियार अफरीदी साहब की वफादारी पे, लॉयल्टी पे, या उनका वो वजीर हैं, पर अल्लाह करे वो और अच्छा काम करे। तो अपोजिशन जमातों की जानिब से प्रेफरेंस पे नाम कौन सा दिया गया था सिफारिश के तौर पर? अब मुझे मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि हाउस का मेंबर नहीं हूँ, उस वक्त मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये तो इस्तेहकाक गवर्नमेंट का था, पहले भी गवर्नमेंट के पास थी चेयरमैनशिप, उन्होंने दे दिया हमारे हमसे, तो शायद नाम पूछा भी प्रॉपरली ना गया हो। यानी किसी सीनियर फर्द को अगर ये जिम्मेदारी दी जाती तो कोई ऑप्शन, कोई एतराज नहीं होता अपोजिशन? मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ कि अगर किसी सीनियर मेंबर को देखे ना, फखर इमाम साहब पे किसी ने एतराज किया था? नहीं, वो भी तो पीटीआई है। जी जी, बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब इस हवाले से वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, भारतीय मकबूजा कश्मीर में इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि कश्मीरियों पर मजालिम अपनी आखिरी हद तक पहुँच चुके हैं। 2 इलाके ऐसे हैं जहां से कश्मीरी नौजवानों और लड़कों और लड़कियों को अगवा किया गया, उसके बाद शहीद कर दिया गया और फिर उनकी लाशें लटका दी गईं। आलमी इदारे जो हैं या फिर आलमी तंजीमें जो हैं जो इंसानी हुकूक की बात करती हैं, या ह्यूमन राइट्स वॉच की अगर कोई तंजीम ले लें, तो उनकी नज़र इन मजालिम पे क्यों नहीं पड़ती? उन्हें क्यों नहीं पता चलता कि भारत कश्मीर में किस हद तक जुल्म कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, वहाँ पर आवाज़ किस तरीके से दबाई जा रही है, और ये सूरत हाल कब तक यूँ ही रहेगी? राना साहब इस बारे में मज़ीद बात करते हैं। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशर शेख साहब हैं, यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारतकार हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद मुबशर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। जाहिद मुबशर साहब, हमारी अब तक की जो सिफारतकारी रही मौजूदा दौरे हुकूमत की कश्मीर इशू को लेकर, पिछले कुछ अरसे में हमने बहुत से बैरून मुमालिक से रवाबित रखे और उन रवाबित को बेहतर करने के लिए हमने बहुत से नुमाइंदगान भी तय किए। आप क्या समझते हैं कि सिफारतकारी बेहतरीन रही या हम मौके का फ़ायदा सही से उठा ना सके?
जी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे मेरा मौक़िफ़ लिया इस मौजू पे। ये मौजू जो है ये तमाम पाकिस्तानियों के दिल से बहुत करीब है। असल में भारत ने इस वक्त कोरोना का, जब सारी दुनिया कोरोना के बारे में फिक्रमंद है और उसमें मसरूफ़ है, तो उन्होंने ये फ़ायदा उठाया है कि वो भारत में उन्होंने कश्मीर में अपने जुल्मों सितम में इजाफा कर दिया है और उन्होंने कश्मीर में कोरोना की कोई रियायत नहीं की है। हालांकि कश्मीर में भी कोरोना के केसेस हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने इससे बिल्कुल सरफे नजर किया है और उन्होंने अपनी ज्यादतियों में इजाफा कर दिया है। इस वक्त लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि जो जिस तरह कश्मीर का मौजू और कश्मीर का मुद्दा आज उठाया गया है और पाकिस्तानी हुकूमत जिस क्लैरिटी के साथ और जिस सराहत के साथ आज कश्मीर के बारे में बात कर रही है, वो इससे पहले कभी नहीं थी। इंटरनेशनल प्रेस में आप देखें, जो भारत आज जिस तरह नंगा हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। पाकिस्तानी हुकूमत हमेशा एक कर्टसी का माहौल रखती थी, हमेशा एक दबी दबी आवाज में बात करती थी कश्मीर के बारे में। लेकिन इस दफा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और इवन हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने इस शद्दोमत से ये मसला उठाया है कि आप देखें कि पूरा यूरोपीय, पूरे अमेरिका का प्रेस जो पहले इसके बारे में बात नहीं करते थे, आज इन मजालिम के चर्चे हैं वहां। ये अलग बात है कि इंडिया उस पर कान नहीं धर रहा, इंडिया ने अपनी रविश जारी रखी हुई है। तो जनरल साहब, अगर हमारी सिफारतकारी इतनी ही मजबूत थी, हमने बहुत कुछ उससे हासिल कर लिया, तो फिर दबाव अगर इंडिया पर पड़ रहा है तो उसका असर क्यों नहीं निकल रहा? देखें जी, बात यह है कि ये एक छोटी बात नहीं है। इंडिया भी एक बहुत बड़ा मुल्क है, वो भी सफारतकारी कर रहे हैं, उनकी रिसोर्सेज भी अपनी जगह पर है, उनका अज़म भी अपनी जगह पर है। लेकिन हमने जो अभी तक हासिल किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने नतीजा हासिल कर लिया है। इसको नतीजा खेज बनाने के लिए हमें इस मुहिम को जारी रखना होगा। इसको कहा नहीं जा सकता कि कितना टाइम लगेगा और कब हम कामयाब होंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कामयाबी की तरफ हमने अपना कदम तेजी से बढ़ाया है और इस वक्त इंडिया पे बहुत प्रेशर है। आप देखें कि जो यूएई की तरफ से, इवन बाकी अरब ममालिक की तरफ से, जो पहले इंडिया के खिलाफ बात सुनने को तैयार नहीं थे हमारी, क्योंकि उनके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। उनको वार्निंग मिल रही है इन मुल्कों की तरफ से कि हम आपके लोगों को फारिग कर देंगे अगर आप कश्मीर में अपना रवैया नहीं बदलेंगे। तो मैं समझता हूं कि हमारे इक़दामात से फर्क जरूर पड़ा है, लेकिन हमें ये जिद्दोजहद जारी रखनी होगी और इंशाअल्लाह ताला एक दिन कश्मीर आजाद होगा। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि कश्मीर सिर्फ आजाद नहीं होगा, ये भारत के टूटने की इब्तदा होगी। भारत ने जिस तरह जुल्मो सितम अपनी तमाम अक़लियतों के साथ, न सिर्फ मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ जारी रखा हुआ है और वो उनको एलिनेट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये भारत हकीकतन, ये जो मोदी हैं वो अपने मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। उन्होंने मुल्क के टूटने की बुनियाद रख दी है और मैं पेशीनगोई करता हूं आपके प्रोग्राम में कि हम भारत को टूटता हुआ देखेंगे। जनरल साहब, मुझे ये बताएं, चूँकि आप एक बड़ी अहम पोस्ट पे इस वक्त भी हैं, लेकिन जब पाक फ़ौज में थे बतौर जनरल, आपकी कश्मीर पर बड़ी गहरी नज़र है। कश्मीर के अंदर आप क्या देख रहे हैं? तहरीक तो बहुत तेज़ हो गई, बेइंतहा तेज़ हो गई है। आपने पेशन को भी कर दी कि भारत टूटता हुआ नज़र आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। आप क्या समझते हैं कि भारत जो आजकल हरकतें कर रहा है, जिस तरह रोज़ाना कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, क्या आने वाले चंद दिनों में हमें कोई छोटी या बड़ी ऐसी जंग होती नज़र आ रही है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जंग नहीं होगी, क्योंकि अब दो एटमी ताकतों के दरमियान जो जंग होना है ना, उसकी बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इसलिए मैं नहीं समझता कि जंग होगी। लेकिन जहां तक स्कर्मिशेस का ताल्लुक है, जहां तक वो हमारे ऊपर, आपको पता है डेली वो हमले कर रहे हैं, इस तरह के हमले जारी रहेंगे। और ये नहीं कि पाकिस्तान हाथ पे हाथ धरे बैठा है, पाकिस्तानी फौज को ये अहकामात है और पहले से अहकामात है कि उनके हर हमले का मुंह तोड़ जवाब। आप देखें कि अगर वो एक पोस्ट हमारी तबाह करते हैं तो हम उनकी 4 पोस्टें तबाह करते हैं, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और ये मेरा ख्याल है इसी तरह जारी रहेगा। मैं फुल फ्लैट जंग में नहीं देखता। अच्छा जनरल साहब, ये बता दें कि बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, फुल फ्लैट जंग नहीं है। भारत के अंदर जो तहरीक चली है, इस तहरीक को आप कब तक कामयाब होते देख रहे हैं? और दूसरा, हमारा आप सफारतकार भी हैं,
भारतीय सफारत खाने जो हैं वो राख के अड्डे बन गए हुए हैं। सफारतकारी तो वहाँ पे होती नहीं, वहाँ पे किसी ना किसी मुल्क के ख़िलाफ़, बिलखसूस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें होती हैं। तो ये किस तक कहाँ तक हकीकत है? इसमें कोई शक नहीं है। खास तौर पे जो ऐसे ममालिक हैं जैसे अफगानिस्तान है, अभी अफगानिस्तान में जितने इनकी कॉन्सुलेट्स हैं वो राह के अड्डे हैं, लेकिन ये सारे मुल्कों के बारे में ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जहां जहां उनके इंटरेस्ट हैं, जो उनको सूट करता है, वहां राह की बहुत इनग्रेस है। और जहां तक हिंदुस्तान में तहरीक का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में बसते हैं उनकी आबादी तकरीबन मुसलमानों पाकिस्तान में मुसलमानों के बराबर है। तो इनफैक्ट ये वक्त आ गया है कि उनको उठना। हिंदुस्तान के मुसलमानों पे जनरल साहब, आप इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, जर्मनी में क्या इंटरेस्ट होगा? क्योंकि जर्मनी के दारुल हुकूमत फ्रैंकफर्ट में एक रॉ का एजेंट पकड़ा गया, जिसके बारे में ये इंकशाफ हुआ कि वो सिख कम्युनिटी और कश्मीरी कम्युनिटी की जो खबरें था वो खबरें भारतीय कौंसल खाने में पहुंचाता था, जिससे वो भारत रॉ के हेड ऑफिस में पहुंचती थी। नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। ये जितनी भी बड़ी ताकतें हैं, देखिए अमेरिका है, जर्मनी है, और भी यूरोपीय ममालिक हैं, वहां से ये तहरीक चलाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ और कश्मीरियों के खिलाफ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह राह के अड्डे अफगानिस्तान में बने हुए हैं ना, क्योंकि उनका बॉर्डर भी हमारे साथ है, तो वहां से ये ऑपरेट करते हैं, वहां से ये दहशतगर्दी को जन्म देते हैं, वहां से ये दहशतगर्दों को ऑपरेट करते हैं। मेरा ये मतलब था अफगानिस्तान का नाम लेने का। लेकिन ये तो क्या ईरान में, जनरल साहब, ईरान में भी तो यही सूरत हाल है? जनरल साहब, ईरान में भी यही रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। वो भी हमारा हमसाया मुल्क है और वहां से भी दहशतगर्दी। आपको पता है, ये जो यादेव था वो उसका आमद तो ईरान से ही हुई थी। तो उधर भी इनकी बहुत कार्रवाइयां राह की तेज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपने देखा है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से और हमारी सफारतकारी से इस दफा जिस तरह ईरान ने और ईरान के सबसे बड़े लीडर ने जिस तरह पाकिस्तान की हमायत में और हिंदुस्तान को वार्निंग दी है उनके मुसलमानों के साथ सलूक पर, ये इससे पहले तो कभी नहीं हुआ था। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो एग्रेसिव सफारतकारी है, जो मुस्बत सफारतकारी है, वो डेफिनेटली रंग ला रही है। जनरल साहब, एक बात कहिएगा, ह्यूमन राइट्स वॉच की अक्सर रिपोर्ट्स आती हैं, आप क्या समझते हैं कि उसकी रिपोर्ट किस हद तक मुस्तनद होती है और वो किसी मुल्क का इमेज किस हद तक उजागर कर सकती है या उसे ख़राब कर सकती है? क्योंकि ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट आई है गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले, उसमें यह था कि भारत के अंदर इंसानियत सोज मजालिम होना शुरू हो चुके हैं और भारतीय हुकूमत उसकी पुष्ट पनाही कर रही है, चाहे वो पुलिस के ज़रिए हो, आतंकियों के ज़रिए हो, या वो कश्मीर में कश्मीरियों पर जुल्म हो। उनका ये कहना था कि हुकूमत उसके बैक पर खड़ी है और सारी सपोर्ट हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही है और आने वाले दिनों में ये भारत के लिए भी मुश्किलात का बाइस बन सकता है और साथ ही साथ ये पूरी दुनिया को भी मुश्किल में डाल सकता है ये रवैया। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। देखें, ये ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट बड़ी अहम रिपोर्ट है। जो अभी सारा आपको मगरबी प्रेस का जो आपको लेजा बदला हुआ लग रहा है भारत के बारे में, वो इन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद पे है। तो इन रिपोर्ट्स का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, मुल्कों की पॉलिसीज पर बहुत असर पड़ता है, प्रेस पर बहुत असर पड़ता है। और जाहिर है, आप मिसाल के तौर पे जब अगर हमारे खिलाफ कभी कोई रिपोर्ट आ जाती है तो हमारे मुल्क में तरथली मच जाती है, हम बड़े डिस्टर्ब होते हैं इस बात से। तो इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरह खुल के रिपोर्ट इस वक्त आ रही है, और ये फैक्चुअल रिपोर्ट्स हैं, इन रिपोर्ट्स में कोई, मैं समझता हूं, कोई एग्जैजरेशन का एलिमेंट नहीं है। ये बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्ट्स हैं जो भारत के बारे में आ रही हैं और इनका भारत के मोराल पे, भारत के अवाम पे, मगरबी दुनिया के प्रेस पे, उनकी स्टैंडिंग पर बहुत ज्यादा असर होता है। और मेरा ख्याल है कि ये इसमें थोड़ा बहुत जो है वो हमारा भी हाथ है, पाकिस्तानी सफारतकारी का हाथ है। लेकिन सबसे ज्यादा मैं कहूंगा, जिस तरह यूनाइटेड नेशंस में हमने ओपनली भारत से कन्फ्रंटेशन ली और भारत का चेहरा, असल चेहरा दुनिया को दिखाया, तो उस वक्त से वो एक स्टार्ट पॉइंट था जहां से भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने आना शुरू हुआ है। सही। राना साहब, इस वक्त शहरियार अफरीदी साहब भी एक बहस का हिस्सा बन चुके हैं। बहुत सी अपोजिशन जमातें ये राय रखती हैं कि किसी सीनियर शख्स को, इस तजर्बाकार शख्स को इस ओहदे पे तैनात करना चाहिए था, चेयरमैन कश्मीर अमूर कमेटी बनाना चाहिए था, क्योंकि वो यंग ब्लड हैं, थोड़ा सा जोश रखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए था। आप क्या राय रखते हैं? मैंने देखें, बात सुने मेरी, मुझे समझ नहीं आ रही, आप जिन 3 सियासी जमातों की बात कर रहे हैं, जनरल साहब भी इससे इत्तेफाक करेंगे, उन्होंने तो बनाया था मौलाना फजलुर रहमान को।
अब क्या करना चाहिए? उस बंदे को बनाना चाहिए कश्मीर कमेटी का चेयरमैन जो लस्सी ज़्यादा पीता हो, उसको बनाना चाहिए जो एक दफ़ा भी कश्मीर के मामले पे किसी मुल्क ना गया हो, उसको बनाना चाहिए जिससे कश्मीर की बात सिर्फ फरवरी के महीने में जब कश्मीर डे मनाया जाए तो उस वक्त करनी हो, या उसको बनाया जाए कि जिसकी वजह से आपका इत्तेहाद कायम रहे। मुझे पहले तो इसके पैमाना एक तय कर लेना कि मौलाना फजलुर रहमान जैसा बंदा बनाना चाहिए या कोई यंग बनाना चाहिए। देखिए कायरा साहब फ़खर इमाम साहब के बारे में तो कह रहे थे, फ़खर इमाम साहब हुकूमत का हिस्सा है, देखा हुकूमत की स्वाब दी दो। फ़खर इमाम साहब को मज़ीद अच्छी ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, मज़ीद अच्छी ज़िम्मेदारियाँ दी जा रही हैं। मुझे एक बात बताएं ना, मैं तो उन जमातों को जिन्होंने आपने कहा कि सीनियर बनाना चाहिए, इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान थे। मुझे बताएं क्या मौलाना फजलुर रहमान के वक्त में कश्मीर की आवाज़ यहाँ तक पहुँची? क्या उनके वक्त में कश्मीरियों के लिए कुछ किया गया? क्या उन्होंने भारत जाकर, जब वो भारत के मतलब जाकर कभी कश्मीरी रहनुमाओं से मुलाकातें की? क्या उन्होंने पाकिस्तान के बाहर किसी मुल्क में कश्मीरी रहनुमाओं से मुलाकातें की? क्या उन्होंने जाके वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के हवाले से बात की? फिर तो हम कहते हैं जनाब उन्हीं को वापस ले आए। देखिए ये बेवक्त की रागनी नहीं है। अगर एक नौजवान है उसमें जोश है तो जोश से ही ये काम होना है, जोश है साथ होश भी है तो उससे ये काम होना है। कौम चाहती है अब उस वक्त में जब रोज़ाना वहाँ पे हमारे कई भाई शहीद हो रहे हैं, बहनों की अस्मत दरी हो रही है, मासूम बच्चों की आंखें निकाली जा रही हैं, वहाँ पर बूढ़े ज़ईफ़ जो है उनको गली गली मोहल्ले मोहल्ले रस्सियों से बांध कर गाड़ियों के साथ घसीटा जा रहा है, वहाँ पर कई बुरहान जो है वो शहीद किए जा रहे हैं। तो उस वक्त में हम क्या करें? एक दाना सा आदमी पकड़ के ले आए, एक ज़ईफ़ सा आदमी पकड़ के ले आए जिसकी बहुत ज़्यादा उम्र हो, जो ज़्यादा लस्सी पीता हो, जो ज़्यादा खाना खाता हो, उसको ला के चेयरमैन कमेटी बना दें? ऐसा नहीं है। हुकूमत की स्वाब दी दे, जिसको बनाया उसमें जोश होना चाहिए और जोश के साथ होश होना चाहिए, तो इंशाल्लाह हो जाएगा मसला हल। हम बैठ के तनकीद जाय करने की शायर यार अफरीदी में बुराई क्या है? चले मुझे ये बता दें। मैंने तो कोई बुराई निकाली नहीं ना, मैं तो सवाल दूसरी जानिब का मौक़िफ़ आपके सामने रख रहा हूं। देखें दूसरी जमातों ने तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पे भी कहा था इसको नहीं होना चाहिए, वो तो अपोजिशन जो है वो तो यही कहेगी जिसको ये बनाना चाहेंगे वो नहीं होना चाहिए। तो ये आप जनरल साहब आप क्या राय रखते हैं? मुझसे कहा जी आपने? जी 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 जी, मैं समझता हूं कि ये हुकूमत की सवाबदीद है जी, अगर वो किसी को भी बनाती है तो उनको बनाने का हक है। और दूसरी बात यह कि हमें बताना ये चाहिए कि उसमें क्या खराबी है। या तो हो ना कि वो आपने एक बहुत मतलब ऐसे आदमी को बना दिया जो को एंटी कश्मीर है, ये बिल्कुल ये ठीक है, जो मेरे साथ पार्टिसिपेंट है इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जिन लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान को 10 साल तक इस कश्मीर कमेटी का हेड रखा, जिनकी जुबान से आज तक कश्मीर का नाम नहीं निकला, उन्होंने कश्मीर की आज़ादी के बारे में कभी कोई बात नहीं की, तो अगर उनको इसका हेड बनाया जा सकता था तो मेरा ख्याल है ये तो बड़े पुरजोश नौजवान हैं जिनको अभी बनाया गया अफरीदी साहब को, और पहले उनका काम तो देख लें। और पॉलिसी तो हुकूमत बनाती है, और उससे पहले मुझे ये बताएं कि जो कश्मीर के बारे में पॉलिसी है, जो हुकूमत के साथ, जो हमारी हिंदुस्तान के साथ डीलिंग है, जो आज है, इसका मुकाबला पिछली दोनों हुकूमतों के साथ कर लें। मेरा ख्याल है असल पॉलिसी तो प्राइम मिनिस्टर बनाता है, असल तो ये हुकूमत बनाती है ना पॉलिसी, तो उस पॉलिसी पे वो अमल करेंगे। और वो पॉलिसी जो है वो मेरा ख्याल है कि मैंने तो अपनी जिंदगी में मैंने 37 साल फौज में नौकरी की, अभी मैं यहाँ हूँ, मैंने नहीं देखा पिछले 40-50 साल में कि कश्मीर के बारे में इतनी शद्दोमत से कश्मीर का मसला उठाया गया हो और हमें इतनी इस पे पजीराई मिली हो। यूनाइटेड नेशंस में देख लें या दुनिया की नजरों में देख लें या वेस्टर्न प्रेस की नजरों में देख लें, जो कश्मीर के बारे में जो हुकूमत ये काम कर रही है वो तो आज तक किसी हुकूमत ने किया ही नहीं है। और खास तौर पे उन जमातों को जिन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को इसका हेड बनाया, उनको तो कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी भी पाकिस्तानी को अगर बना दिया जाए तो उस पर एतराज करें। आई थिंक देयर चॉइस वाज द वर्स्ट। तो मेरा ख्याल है कि हमें इनका काम देखना चाहिए और फिर बात करनी चाहिए। जनरल साहब, मकबूजा कश्मीर में इस वक्त जो तशद्दुद में इजाफा हो चुका है, पहले भारतीय जो फौजी थे वो सर्च ऑपरेशन की आड़ में तशद्दुद का निशाना बनाते थे या उठा के ले जाते थे, अब तो ये रवैया देखने में आ रहा है कि जाते हुए को रोकने का इशारा किया जाता है और पीछे से गोली मार दी जाती है। रवैये में तब्दीली किस वजह से? देखें जी, दिन ब दिन चीजें एग्रेवेट हो रही हैं। देखें दुनिया में इस वक्त हर चीज में तेजी आ रही है। पहले जो था लॉकडाउन के शुरू में जो बातचीत थी वो जाहिर है कश्मीर में अब डिफरेंट है। और वो तो कश्मीरी जो अभी जिस तरह कश्मीरी आपने ये नहीं देखा कि कश्मीरी जो तंग आ गए हैं वो इन पे हमला कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों में इन्होंने एक कर्नल और एक मेजर को मार दी है, ये हिंदुस्तान के कर्नल को और मेजर को।
तो ये रवैयों में तब्दीली तो साथ साथ आती जाएगी। ये कश्मीर का मसला दिन ब दिन सीरियस होता जा रहा है, दोनों तरफ से कश्मीरियों के भी बर्दाश्त की हद गुजरती जा रही है, और जाहिर है कि हिंदुस्तानी फौज भी उसके मुताबिक रिएक्ट करेगी। तो हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए, और कश्मीरियों को कुर्बानी के लिए वो कुर्बानियां दे रहे हैं, और उनको और कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, और पाकिस्तान को उनका साथ देना पड़ेगा। लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूं कि कश्मीरी अपनी मंजिल से जितना आज करीब है, इससे पहले कभी नहीं थे। जनरल साहब, पिछले दिनों एक भारतीय मेजर ने टीवी पे बैठ कर बड़ा शोर मचाया। उसने कहा जी बलूचिस्तान के तमाम लोगों के मेरे पास नंबर हैं, जिसका आप नंबर जहां मांगे, जिस इलाके में मांगे, और हम बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा हमारा नेटवर्क है, जल्द हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा कर देंगे। इस तरह की बकवास उसने की। तो क्या इंटरनेशनल जो क़ुव्वतें बैठी हैं उनको यह नज़र नहीं आता कि दहशतगर्दी की सरेआम बातें उनके मीडिया चैनल पर बैठ के एक मेजर कर रहे हैं? तो इस पर क्या होना चाहिए? आप देखें, ये बलूचिस्तान की जो मूवमेंट चल रही है, बलूचिस्तान नेशनल आर्मी BNA, उसको तो अभी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया इवन अमेरिका ने। तो ये इन्हीं बातों का असर हो रहा है ना। ये ऐसी बातें करने से, टेलीविजन पर ऐसी बातें करने से इसका कोई मुस्बत असर तो नहीं हो रहा, इसका तो नेगेटिव असर हो रहा है। बलूचिस्तान नेशनल आर्मी जो उन्होंने एक जमात बनाई हुई थी, उसको दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया गया, अमेरिका ने दिया। तो इसका उनकी ये बातें करने से डेफिनेटली असर हो रहा है। लेकिन अगर हम समझें कि ये जो बड़े ममालिक हैं, ये आके कश्मीर का मसला हल करेंगे, या ये इनको बहुत कश्मीर का दर्द है, तो ऐसा नहीं है। देखें, ये दर्द उसी को होता है जो उसके साथ डील कर रहा होता है। तो हम इसके साथ डील कर रहे हैं, और कश्मीरी इसके साथ डील कर रहे हैं। जो दर्द हमें है और कश्मीरियों को है, वो किसी और को नहीं हो सकता। और ये मसला हल हमने करना है और कश्मीरियों ने करना है। देखें, आप दुनिया में कहीं भी देख लें जहां आजादियां मिली हैं, उसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। कश्मीरी कुर्बानियां दे रहे हैं और देते रहेंगे। और देखें, हमारे मुल्क में तो कभी कोई सीरियस ऐसा मसला बलूचिस्तान में कभी आपने सुना कि लोग हिंदुस्तान के परचम में लोगों को लपेट कर दफन कर रहे हैं? कश्मीर में तो हम रोज देख रहे हैं पाकिस्तान का परचम लहराया जाता है, शहीदों को पाकिस्तानी परचम में दफन किया जाता है। तो आप साइकोलॉजिकली अंदाजा लगाएं कि हिंदुस्तानियों पर क्या गुजरती होगी। तो ये हमारी जो मूवमेंट है वो जारी और सारी है। ये इस तरह के लोग टेलीविजन पर आके, और इंडियन मीडिया तो मैं समझता हूं कि जितना उन्होंने अपने आप को डिस्ग्रेस इस वक्त किया है, पहले कभी नहीं किया था। अभी तो वो यानी जो रंज हम पे बीत रहे हैं वो हम ही जानते हैं, और दर्द का एहसास भी हमें ही है, और उस दर्द की दवा भी हमारी होगी। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशिर शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए फ्रंट लाइन पर जो हमारे मुहाफ़िज़, जो हमारे जवान मौजूद हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सहाफ़ी हैं, अफ़वाज पाकिस्तान हैं, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं, या रिफ़ाए आमा वाले इदारे हैं, इन सब को सलाम पेश करते हैं। ये वो लोग हैं जो फ्रंट फुट पर आकर हमारी इस कौम को इस वायरस से महफूज बनाने की हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं, और इसी कोशिश में बहुत से लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। उन जाने गंवाने वालों को हम सलाम पेश करते हैं, उन माओं को सलाम पेश करते हैं जिन माओं ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया है। राना साहब, अब तक एदाद शुमार क्या कहते हैं? कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं, कितने सहाफ़ी ऐसे हैं, कितने अफ़वाज पाकिस्तान के जवान ऐसे हैं, या सिक्योरिटी इदारों के जवान ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस से लड़ते लड़ते अपनी जान कुर्बान कर दी? देखें यासर, ये पाकिस्तान को ये एजाज़ भी हासिल है कि पाकिस्तान के इदारे जिन्होंने कोरोना के ख़िलाफ़ जंग शुरू की और आवाम को सहूलत देने के लिए इस कोरोना के जंग में सबसे फ्रंट पे रहे, वहाँ पर शहादतें सबसे ज़्यादा हुई। हमारे पिछले दिनों आपने देखा कि एक मेजर जो वहाँ पे खड़े होकर कोरोना के आने वाले अफराद को चेक करते थे, वहाँ पे ड्यूटी देते थे, वो अपनी जान की बाजी हार के शहादत उनके हिस्से में आई। उसके बाद बेइंतहा डॉक्टर्स, एक बिल्कुल यंग डॉक्टर्स आपने पिछले दिनों देखी कि वो शहीद हो गई। इसमें एक बड़े सीनियर डॉक्टर, 3 नर्सें, इस तरह एक महकमा हेल्थ का हम समझ सकते हैं कि हेल्थ यूनिट जितना है सबसे ज़्यादा वो मुतासर हुआ। उसके बाद आ गई पुलिस। आज एक ऐसा नौजवान, मैंने उसकी सुबह तस्वीर देखी ऐसा कि शमस पंजाब पुलिस का एक जवान जो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया, बिल्कुल यंग सा लड़का, और वो सोच नहीं कर सकता कि वो बेचारा
कोरोना का मरीज़ हो सकता है, बड़ा फिट था। कोरोना के मरीज़ तो कम से कम 8 लोग ज़िंदगी की बाजी आ चुके हैं महकमा पुलिस के भी, जिसमें जो आज शहीद हुआ है, जो ज़िंदगी की बाजी आ रहा है, ये बिल्कुल नौजवान था और इसकी ड्यूटी जो थी वो कोरोना, ये जो सेंटर्स बने हुए हैं ना, वहाँ पर इसकी ड्यूटी होती थी। उसके बाद वहाँ से ड्यूटी ख़त्म हुई तो इसकी ड्यूटी नाकों पे लगनी शुरू हो गई। हम पुलिस को बड़ा तनकीद का निशाना बनाते हैं, बिल्कुल बनाना भी चाहिए। डॉक्टर्स पर भी हम तनकीद करते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए जहाँ पे वो गलत होंगे, लेकिन जहाँ पर जो जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी, हमें उन्हें सलूट करना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान, डॉक्टर्स, पुलिस और उसके बाद सक्खर में एक सहाफ़ी भी कोरोना की वजह से शहीद हो गया, अपनी जान की बाजी हार गया। और पाकिस्तान के अंदर 1300 सहाफ़ियाँ, 1300 सहाफ़ी जो इस वक्त कोरोना का शिकार है। लाहौर शहर के अंदर, सिर्फ लाहौर शहर के अंदर 312 लोग हैं जो सहाफ़त से इनका तल्लक है। तो कोरोना तक रिकवर कितने हो चुके हैं? देखिए, इनमें से बहुत से रिकवर भी होना शुरू हो गए हैं, लेकिन इनमें से 3 की हालत जो है सहाफ़ी उनकी बड़ी नाजुक है, जिनमें से एक बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट है, लाहौर से उसका तल्लक है, वो इस वक्त PKLI में है और उसकी हालत बड़ी नाजुक है। उसके लिए हमने स्पेशल बोर्ड का भी कहा है। पुलिस के जो है 4 जवान, उनकी हालत बड़ी नाजुक है। जो महकमा सेहत से तल्लक रखने वाले 17 अफराद हैं जिनकी हालत नाजुक है। इसी तरह अफवाज पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो भी इस बीमारी से जंग लड़ रहे हैं। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी ताई, जिनकी ड्यूटियां लगीं, जिन्होंने ये परवाह नहीं की बारिश है, आंधी है, तूफ़ान है, बीमारी है। आप और मैं तो हम फिर ड्यूटी देते हैं, देखते हैं किसी जगह कोरोना का मरीज़ आ रहा है तो किसी जगह जाते हैं मास्क पहनना और ग्लव्स पहनने, जो एहतियाती तदाबीर, मगर ये उन जगहों पे खड़े होते हैं कि इन तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद भी वो इसका शिकार हो सकते हैं। और जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल हम महकमा हेल्थ को, पंजाब पुलिस को, अफवाज पाकिस्तान को, सहाफ़ियों को और जितने लोग इस जंग में हिस्सा ले रहे हैं कोरोना के ख़ात्मे के लिए, उन सब को सलूट पेश करते हैं। राना साहब, क्या कुर्बानियों का एतराफ़ हो पाए? देखें, ये कुर्बानियों का एतराफ़ अब इस कौम को करना चाहिए। इस कौम को सोचना चाहिए कि वो लोग जो इनके लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं वो अपनी जान की बाजी हार रहे हैं। सब कौम ने समझना होता, 2-2.5 माह में समझ चुकी होती। नहीं, लॉकडाउन के बाद की सूरत हाल का आपको अंदाजा है जी। अगर इतनी समझदारी होती तो कुछ ना कुछ नताइज मुख्तलिफ होते हैं। ये 5-7 दिन बाद लोग जाके समझेंगे कि किया क्या हमने। बिल्कुल इसी तरह मैं वही इसी तरफ आ रहा था कि देखें यासर, वो जो हमारी निगरानी पे हैं, वो जो हमारे इलाज पे हैं, वो जो इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जानों का कुर्बानी दे दी। अगर वो सब अपने अपने घरों में बैठ जाते तो शायद उनकी ज़िंदगी महफूज हो जाती, मगर जिनके लिए ज़िंदगी महफूज नहीं की, उन्होंने अपनी जानों का कुर्बानी पेश की, जानों का नजराना पेश किया, वो सब के सब लोग जो है उनकी कुर्बानी को भूल रहे हैं। ना कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं, बाज़ारों में रश है, मासूम बच्चों को लेकर जा रहे हैं, किसी को किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं एक पुलिस का ऐलान सुन रहा था, एक पुलिस अफसर का, कि 3 दिन जो है आप लोग घरों से ना निकले, तो उसके नीचे जो लोगों ने रिमार्क्स लिखे हुए तो बड़े गलत थे। बात यह है कि अगर एक पुलिस अफसर खड़े होकर आपको ये ऐलान कर रहा है कि आप ना घरों से निकलें, तो वो किसके लिए कर रहा है? ये फ़ायदा किसका है? देखें, ये पुलिस का फ़ायदा नहीं है, ये फ़ौज का फ़ायदा नहीं है, ये डॉक्टर्स का फ़ायदा नहीं है, ये हुकूमत का फ़ायदा नहीं, ये फ़ायदा पाकिस्तान की अवाम का है। और पाकिस्तानी अवाम जिसका फ़ायदा है वो इसको भी फ़ायदा नहीं समझ रही, वो इसको भी बुरा कह रही है, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। यानी सूरत हाल ये है कि अगर हम कोई सही पैगाम दें तो उस पर भी तनकीद का निशाना बनता है। किस शख्स की यह ख्वाहिश होती है कि वो जान की बाजी हारते हुए शहीद हो जाए? किस शख्स की ख्वाहिश होती है कि जब सारा मुआशरा घरों में दुबका बैठा हो तो वो सड़क पर मौजूद हो? किसी की ख्वाहिश नहीं होती। अगर ये लोग सड़कों पर मौजूद हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए। अगर हम बाहर हैं तो सिर्फ इसलिए कि बरोज़े महशर जब पुकारा जाए तो हमारा नाम उस फहरिस्त में शामिल हो जो लोगों को बचाते हुए मारे गए। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।